तो दो तरह की होंगी, लाइक आरईआर एंड एसईआर। आरईआर इंप्लाइज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर इंप्लाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर अगर इसके सरफेस के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उसपे ये मौजूद नहीं है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे कि मैंने बताया कि होता क्या है, इसका एक सिरा जो होता है वो आपको सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा जो है वो मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। तो जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस, अगर ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से निकलता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से मेम्ब्रेन लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। अब यहाँ पे वेसिकल्स भी होंगे इसके आसपास इस तरह से वेसिकल्स भी हैं, ये सारे वेसिकल्स होंगे, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। और साथ के साथ इसमें टिब्यूल्स भी होंगे, जैसे आप देखिए टिब्यूल्स, अभी आपको टिब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे टिब्यूल के फॉर्म में भी यहाँ पे हो सकते हैं, इसके साथ ही जुड़े हुए ऐसे। टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट मे बी पॉसिबल कि इसका एक सिरा जो है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हो। दिस इज पीएम, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपको हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शन की हम बात करते हैं। अब ये चूंकि एक टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक नेटवर्क प्रिपेयर करता है सेल के अंदर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेल के अंदर एक चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस से सेल के अंदर कुछ चीजों को ट्रांसफर करना वो करेगा, या फिर न्यूक्लियस से सेल से बाहर कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसमें भी इन्वॉल्व होगा, पहले फंक्शन। सेकेंडली, इसका सरफेस एरिया काफी, सेल के अंदर काफी सारा पार्ट ही कवर करता है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, जो सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फिर अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन को फिर मतलब बनाना और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, ये भी इसका फंक्शन हो जाएगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स माने जाते हैं। तो उसको बनाने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा जो एसईआर और आरईआर है, ये दोनों मिलकर के सेल की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी फॉर्मेशन का काम करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देन आगे का हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम जो चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो लाइटिक एंजाइम को बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये सारे इसके फंक्शन हो गए। तो कई तरह के फंक्शन को ये परफॉर्म करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से सेल के अंदर की मेम्ब्रेन को बनाना है, काफी सारी प्रोसेस ये परफॉर्म करता है। तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं फंक्शन। थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में फंक्शन लिख लेते हैं।
acts as transport channel डिफरेंट तरह की मटेरियल के लिए, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, काफी सारे एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन RER engaged in transport and formation of protein। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है। SCR क्या करेगा, लिपिड यानी फैट, लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन सब सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा SCR फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो स्टेरॉइड्स नेचर के होते हैं, जो भी सेक्स हार्मोन्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन एग्जांपल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन की फॉर्मेशन ये करता है। फिर RER क्या करेगा, एंजाइम्स ऑफ, कौन से एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स के एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। और RER और SCR दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। SCR एंड RER दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, membrane biogenesis, formation of cell membrane. Now the next cell organelle is now the next cell organelle, this is Golgi body. Golgi body को और भी कई नामों से हम जानते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इडियोजोम्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन ने इसके बारे में स्टडी किया था, तो उनके नाम पे इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, इडियोजोम्स, कई नामों से, लिपोकॉन्ड्रिया, कई नामों से हम इसको जानते हैं। तो अब गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी बॉडी को हालांकि फिर भी इसमें कई लोगों ने वो किया था, बट इसके मतलब डिस्कवरर के फॉर्म में हम कैमिलो गोल्गी को हम कंसीडर करते हैं। कैमिलो गोल्गी आउल के ब्रेन सेल को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे इसको एक स्पेशल टेक्निक विच इज कॉल्ड ब्लैक रिएक्शन, जिसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उससे इन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया। तो गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, discovered by कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, और भी डिफरेंट नामों से हम इसको जानते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली वैक्यूल, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स वगैरह इन सब के फॉर्म में होता है। वेसिकल सिस्टर्नी कंसिस्ट ऑफ membrane bound vesicle, cisternae, tubules। समटाइम इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल भी इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें गोल्गी बॉडी की, इट इज लाइक दिस, एक सिंगल वैक्यूल समटाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। दीज आर सिस्टर्नी,
ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी। एक के ऊपर एक ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। Golgi body is specialized in the modification, storage and transport of substances to the various location inside the cell। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वैक्यूम सिस्टर्नी देखिए, ये पोर्शन थोड़ा सा स्वेलिंग है, इसमें कुछ चीजें इकट्ठी हो रही हैं और फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया एंड नाउ दिस इज कॉल्ड वेसिकल्स। ये ब्रेक डाउन हो गया और वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो गया। इस वेसिकल्स के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो दिस इज गोल्गी बॉडी जिसमें एक स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल, नॉट ऑल दिस, दीज आर सिस्टर्नी एंड दीज आर वेसिकल्स। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसे एनिमल सेल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक साथ सारी चीजें। प्लांट सेल में काफी सिंपल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन प्लांट सेल it is not well organized and called dictyosome, dictyosomes के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर इसके हम फंक्शन की हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड फॉर मॉडिफाई करना, प्रोटीन को डिफरेंट फॉर्म में, अमीनो एसिड है उसको डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, वेसिकल्स पे इसको मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स किसके अंदर, इन वेसिकल्स। इसके अलावा जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इसका भी रोल होता है, अलॉन्ग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की फॉर्मेशन में ये भी इन्वॉल्व होता है। तो इन्वॉल्व इन पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, and most important function of Golgi body is the formation of acrosome, of sperm head के ऊपर ये acrosome की फॉर्मेशन करता है। Now what is acrosome, ये समझिए sperm head के ऊपर। In case of sexual reproduction, what happens? Sexual reproduction, this is egg cell और egg cell sperm यहाँ पे आता है, sperm इसको पेनिट्रेट करता है और फिर इसका जो न्यूक्लियस है केवल न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाएगा, बाकी जो फ्लैजेला बाहर रह जाता है और फिर इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट इस फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन इतनी आसान प्रोसेस नहीं होती। एक्चुअली जो egg cell है, egg cell के ऊपर क्या है, हार्ड लेयर होती है, विटालाइन मेम्ब्रेन और भी डिफरेंट लेयर है इसके ऊपर और इसको पेनिट्रेट करना पड़ता है। तो इसके लिए स्पर्म जो है, दिस इज स्पर्म, एक स्पर्म को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज स्पर्म सेल्स। ये नेक हो गया, मिडिल फेस हो गया, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, खैर उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस हो गया, स्पर्म इज ऑल्सो अ सेल। तो इसके अंदर जो गोल्गी बॉडी है वो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, विच इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोजोम या एक्रोजोमल वेसिकल। एक्रोजोम की फॉर्मेशन करता है। इस एक्रोजोम या एक्रोजोमल वेसिकल के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइटिक एंजाइम्स में जो चीजों को डिसॉल्व करने के काम में आते हैं। तो अब जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स है उसकी वजह से ये egg cell के ऊपर की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा और डिसॉल्व करके फिर इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम। Lysosome discovered by
क्रिश्चियन डी डुबे, साइंटिस्ट का नाम है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुबे। और लाइसोसोम लाइटिक एंजाइम्स इसमें होते हैं, बेसिकली सेल के अंदर जो डाइजेशन का जो फंक्शंस होता है वो इसको परफॉर्म करता है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आप देखेंगे न्यूक्लियस के पास एक इस तरह के स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं। दिस इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, स्कैवेंजर, डिमोलिशन स्क्वाड, कई नामों से हम इसको जानते हैं। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स अपना काम नहीं कर पा रहे, ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो लाइसोसोम्स वहां पे जाता है, उसके अंदर से कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल को डिसॉल्व कर देता है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डिमोलिशन स्क्वाड, क्योंकि वो ऑर्गेनल कुछ काम नहीं कर रहा था, जगह घेरे हुए था, उसकी जगह पे सेल के अंदर नए ऑर्गेनल की फॉर्मेशन होगी। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्कैवेंजर और डिमोलिशन स्क्वाड, जो फालतू चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बट समटाइम क्या होता है, किसी रीजन की वजह से सेल के अंदर की पूरी जो मशीनरी है, पूरी की पूरी जो सेल के अंदर का मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई, सेल प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। नाउ लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और अब इसके एंजाइम पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं, और जब एंजाइम पूरे सेल के अंदर फैल गए, नाउ दे डिस्ट्रॉय द कंप्लीट सेल, पूरी की पूरी सेल की डेथ हो जाती है। किसके थ्रू? सेल के एक ऑर्गेनल्स के थ्रू। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम की हम बात करें तो फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, or you can also say lytic enzymes called demolition, स्क्वाड। आपने देखा होगा एमसीडी का एक आपको डेमोलिशन स्क्वाड होता है, जो अनइथराइज्ड स्ट्रक्चर होती है उनको आप पे तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसका एक काम है डेमोलिशन स्क्वाड, स्कैवेंजर और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फॉर्मेशन एससीआर के थ्रू होती है, एससी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर के जो एंजाइम्स है उसको बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज वैक्यूल। तो वैक्यूल की हम बात करते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो काफी बड़ा हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो काफी छोटा होता है। तो वैक्यूल लिवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। वैक्यूल द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल vacuum discovered by लिवेनहॉक, एबी लिवेनहॉक पूरा नाम है इनका, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। आप लिवेनहॉक याद रखिए, लिवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो काफी छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल सेल में नहीं होते, कुछ एनिमल सेल में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन फंक्शंस। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, पर्टिकुलरली इन अ मैच्योर प्लांट सेल में जब प्लांट सेल की फॉर्मेशन होती है तो एक छोटा सा वैक्यूल होता है, एंड दिस वैक्यूल ग्रोज अप एंड मोस्टली ऑक्यूपाई द 50 to 90% एरिया ऑफ द प्लांट सेल। जैसे ये अगर आपको प्लांट सेल है, एक फिक्स शेप होती है प्लांट सेल की, एक प्लांट सेल है, ये बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाता है और बाकी के सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको साइड में कर देते हैं। तो दिस इज वैक्यूम। तो मोस्टली 50 to 90% एरिया ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इन एनिमल सेल vacuoles are small, but in plant cell
in mature plant cell, they occupy 50 to 90% of area. 50 to 90% एरिया ये ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब अगर इसके हम टाइप की बात करें, इसके टाइप की बात करें, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, then we have food vacuole, and then we have gas vacuole. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैक्यूल सैप वैक्यूल, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है दैट इज सैप वैक्यूल। इसके अंदर कुछ लिक्विड वगैरह कुछ भरा होता है या कुछ ये फूड को स्टोर करने का, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और भी डिफरेंट कंपाउंड को स्टोर करने का काम करता है, और ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से सेल के अंदर हार्डनेस बनी रहती है। तो और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जैसे अगर ये आपको सेल वैक्यूल, ये आपको सैप वैक्यूल है, तो इसके ऊपर की मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा है। अमीबा के अंदर कॉन्टिन्यूसली पानी अंदर एंटर कर रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। तो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है। जो काम हमारी किडनी का होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रहा है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे ही पानी इकट्ठा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल दिया गया। फूड वैक्यूल, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में, पैरामीशियम में फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है जो कि टेम्परेरी स्टोमक का काम करता है। और गैस वैक्यूल, कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन के लिए बेसिकली एक वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसमें गैस बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वो उनको बॉयंसी मिलती है। बॉयंसी मतलब ऊपर के सरफेस पे पानी का आराम से फ्लोट कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड गैस वैक्यूल। थैंक यू।